तो भारत की बात में सबसे पहले बात होगी शॉर्टलिस्ट सियासत पर सिर्फ अव्वल की। देखिए उसे शुरू करते हैं क्योंकि दुनिया भर के मेहमान मौजूद थे जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टॉपलेस प्रदर्शन किया। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल दिया, देश भर में प्रदर्शन किया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की खींचतान इंदौर में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों तरफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थर चले। सुनिए, देखिए। पथराव हो गया, पथराव। तो ये तस्वीर आपने देखी इंदौर की है और अगली तस्वीर भी आपको जो दिखाने जा रहे हैं इंदौर से ही है, क्योंकि इंदौर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं, लात घूसे चले हैं। एक बार फिर से दिखवाते हैं दूसरी वाली तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जरा, पुलिस का भारी इंतजाम था और इसके बावजूद ना बीजेपी के कार्यकर्ता रुकने के लिए तैयार थे और ना ही कांग्रेस की तरफ से। दोनों तरफ से जोर आजमाइश होती रही, खींचतान चलती रही, बैरिकेडिंग तक तोड़ डाला गया। तस्वीर ये पत्थर चले हैं, खूनी झड़प हुई तो सिर भी फूटा। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का भी सिर फूट गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चोटें लगी हैं, कुछ अस्पताल रेफर किए गए। ये देखिए, हंगामे के बाद कांग्रेस दफ्तर पर मोर्चाबंदी हुई। सुनवा देते हैं थोड़ी। इंदौर में पत्थरबाजी जो ही है, घायल हो गए कार्यकर्ता, कईयों के सर फूट चुके हैं। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानकारी थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस को किले में तब्दील कर दिया था। खुद ही सुरक्षा के लिए मौजूद हो गए थे। सामने देखिए। अब देखिए जरा, ये पूरा बवाल उस प्रदर्शन को लेकर था जो कल एआई समिट के दौरान दिल्ली में हुआ था। ये वाली तस्वीरें शर्टलेस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल टी शर्ट उतारकर यहां पर प्रदर्शन किया था। ये देखिए जरा। तरीके से ये लोग अंदर प्रवेश किए थे, रजिस्टर करा लिया था खुद का नाम और ऊपर से दूसरे शर्ट्स या टी शर्ट्स पहन के आए थे और उसके अंदर छुपाया था ये वाली टी शर्ट। पा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ तारीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ और पीएम कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने लगे ये लोग। तो भाड़े के लोग भेज के ये हमारे देश की बदनामी करवाना चाह रहे हैं ना, ऐसे राहुल गांधी को तो जेल में डालना चाहिए। इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। उसको शुरू से दिखा, वो भी बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस ब्रिगेड ने जो ट्रेलर दिखाया, उस पर आज देश के कोने कोने में पूरी फिल्म बना दी गई। इंदौर में तो मामला खूनी हो गया, सियासत सिर्फ फुटबॉल में बदल गई। देखिए, ये देशद्रोही जो टिप्पणी राहुल गांधी जी ने करी है, उनके साथ सलूक वही किया जाना चाहिए जो एक गद्दार आतंकवादी के साथ किया जाता है। अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते तो इसी प्रकार से आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चेतावनी देता हूं, देश का युवा ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और सूरत से लेकर भोपाल तक बीजेपी के विरोध की टोली लगातार आगे बढ़ती रही।
और कांग्रेस अपने बचाव के नए नए तरीके ढूंढती रही, कहीं डंडों के साथ तो कहीं फिर से वही शर्टलेस प्रदर्शन के साथ। एक्शन से भरी इस फिल्म में यह तय करना मुश्किल है कि हीरो कौन है और विलन कौन, लेकिन इतना तय है कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो किया वो देश को विलन बनाने की कोशिश थी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इंदौर में आखिर हुआ क्या, इसके पीछे सब कुछ क्या था और तस्वीरें क्या कहती हैं। इंदौर से आप सभी तक नजर पूरी खबर। इंदौर के कांग्रेस ऑफिस के बाहर तब माहौल बिगड़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन वहां करने पहुंच गए और कुछ ही देर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और देखते ही देखते नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई और फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, दाग दिया। दरअसल मामला एआई समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन से जुड़ा था, शॉर्टलेस। बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, यानी प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन। इंदौर में बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस के घेराव का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे, लेकिन वहां पहले से भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी, तैनाती थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से पानी की बोतलें और पत्थर चलने लगे, साथ ही संतरे और टमाटर भी एक दूसरे पर फेंक दिए गए। पथराव में एक पुलिस वाले समेत कई लोग घायल हो गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, जो लोग घायल हुए हैं यानी कार्यकर्ता और साथ ही पुलिस प्रशासन, क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों तरफ से, सुनवा देते हैं, सुनिए। ये गुंडे भारतीय जनता पार्टी के और कार्यालय में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से पुलिस स्वयं इनको लेकर आई है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो नग्न प्रदर्शन किया है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस पार्टी अब नंगी हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, उनका गुंडा कार्यकर्ता कांग्रेस को दबाने का काम कर रहा है। किसी भी कीमत पर उनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के लोग आए, हम तो उनके कार्यालय नहीं गए, पथराव उनकी तरफ से हुआ। वो तैयारियां करके आए थे और हमें मारने की योजनाबद्ध तरीके से आए थे। तो हमारा बचाव करना हमारा अधिकार है, हमने हमारा बचाव किया और ये बचाव हम जारी रखेंगे। सारे बाइट्स हैं मीडिया के अंदर, आपके सारे आपको पेज मिल जाएगी कहाँ से पथराव चालू हुआ। और हम लोग कहीं खड़े थे जिस तरीके से पुलिस वालों को लगी है। और प्रशासन में कहना चाहूंगा कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। हम लोग सुचिता और सुशासन की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासन को और संस्कार को जीने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग इनके जैसा अर्धनग्न प्रदर्शन तो नहीं करने आए। शहर कांग्रेस कार्यालय हमारा मंदिर है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनका मंदिर है। मैं इसमें पूरी टोटल प्रशासन की गलती मानता हूँ। यहाँ पे बैरिकेड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था इंश्योर की गई थी। अचानक कुछ रूमर मॉन्गरिंग हुई और उसमें कुछ पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष से भी कुछ पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से एक दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं इसमें। और जैसे ही पुलिस के पास जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तैयारी दोनों तरफ से थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। आइए देखिए, समझिए कि रायपुर में कांग्रेस ने एक बार फिर वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा एआई समिट में किया गया था। ये देखिए जरा, यूथ कांग्रेस का शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन है ये तस्वीर। तो ये तो प्रदर्शन आपने देख लिया, लेकिन एक और प्रदर्शन, ये शर्टलेस प्रदर्शन है और इसके बाद डंडा प्रदर्शन भी है। ये देखिए जरा, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल को काउंटर करने के लिए डंडे का इंतजाम कर रखा था। ये देखिए डंडा वाला प्रदर्शन। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हुआ ये तो आपको बता दिया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चाबंदी कर दी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोल। ये तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो।
पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। देखिए जरा चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें। कांग्रेस के मोर्चे को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग ही तोड़ दी और फिर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख रहे हैं आप आर पार के मूड में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने और पुलिस की चुनौतियां इस बीच काफी बढ़ जाती हैं। देखिए पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को रोक दिया जाए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बैरिकेडिंग नीचे गिरा दिया। डंडा लेके डराने की कोशिश हुई, हालांकि पानी का इस्तेमाल जरूर किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल, कि कार्यकर्ता दूर रहें, लेकिन फिर भी अफरा तफरी का माहौल हुआ है। राहुल गांधी देश के गद्दार हैं, जिन्होंने आज भारत का नाम खराब करने की कोशिश करी। जो नंगा प्रदर्शन उनके गुंडों ने एआई में घुसकर किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ में रहते हैं। भारत के साथ गद्दारी करते हुए भारत के विरुद्ध विश्व पटलों पर बोलते हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी देश की माफी, हमारी माफी नहीं मांगता, तब तक हम लोग महिला हम शांत नहीं बैठेंगे और ऐसा करेंगे कि उसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से तस्वीरें आई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। उसकी तस्वीरें विस्तार। तो जयपुर के बाद आप सभी को अब लिए चलते हैं गुजरात के सूरत में भी जबरदस्त बवाल हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला तक वहां पर फूंक डाला। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हुई देखिए। पुतला को जलाया और खींचा। देखिए दिल्ली से लेकर सूरत तक ये मोर्चेबंदी चल रही है, भारी बवाल है। और अब सूरत से ले आते हैं आपको यूपी के आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, उग्र प्रदर्शन किया, पुतला फूंक डाला। देखिए की जो वामपंथी विचारधारा है, जो देश के विरुद्ध खड़ा रहना, और हमेशा जब देश के मान और सम्मान की बात होती है तो हमेशा देश के विरोधी ताकतों के साथ ये इंसान खड़ा होता है। कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी के घर पे यह प्रूफ हो चुका है कि वो साजिश रचा और अंदर प्रवेश करके नंग धरंग प्रदर्शन करके उन्होंने विश्व पे भारत को शर्मसार करने का काम किया। वो देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और अब यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां लखनऊ में भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। हल्ला बोल की जो तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने रखते हैं। तो जहां बीप की आवाज आ रही होगी आप समझ गए होंगे हैशटैग लू को, ये कह रहे थे गोली मारो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाराणसी की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। ये तस्वीरें देखिए विस्तार से। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
मुंबई कुछ अलग के लिए जानी जाती है, पुरुष ही क्यों। मुंबई में तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कर दिया। ये देखिए जरा तस्वीर। राहुल गांधी हाय हाय, पप्पू सेना हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी भारत विरोधी कांग्रेस पार्टी हाय हाय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। देश का मान अभिमान गिराना ये राहुल गांधी का शुरू से काम रहा है कि अभी भी उनके पास वक्त है कि वो जिन्ना का मुन्ना बनना छोड़ दे। आपने जाके जो नग्नता का प्रदर्शन किया है वो बहुत ही तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है, आपको डूब मरना चाहिए। मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे। हमारी मांग है कि इन कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये नीच हरकत की है, उस हरकत के बदले उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अब बिहार कैसे पीछे रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में भी भारतीय जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन कर दिया है। जोरदार तस्वीरें वहां से भी आई हल्ला बोलने का। ये देखिए जरा, या तो लठ बजा दिया गया पुतले को। भोपाल में कांग्रेसियों ने डंडा प्रदर्शन किया और यहां पटना में डंडे से पीट दिया पुतले को जलते हुए। वहां चप्पलों की वर्षा भी कर दी गई। देखिए जरा तस्वीरें सब गवाही दे रही हैं। और अब जम्मू कश्मीर, जम्मू में राहुल गांधी का पुतला वहां भी जलाया गया है। वहां से भी तस्वीरें आई हैं, दिखाते हैं ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। तो देखिए इस शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासी टेंशन कैसे बढ़ गई है, कौन क्या कह रहा है, जरा सुनवा देते हैं और दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो किरण रिजिजू की एंट्री होती है। केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम काफी दुखी है क्योंकि भारत काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो क्या कह रहे हैं? राहुल के नेतृत्व में उनकी पार्टी देश विरोधी हो गई है। एआई समिट में प्रदर्शन भारत का अपमान है, राहुल माफी मांगे। और अजय राय अध्यक्ष यूपी कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी का काम ही मुद्दा बनाना, मुझे लगता है बीजेपी का दिन लद गया है। चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पूरी तरह से निराश हताश हो चुकी है, कोई भी सामान्य सोच वाला संगठन ऐसी हरकत नहीं करेगा। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन नहीं बदतमीजी थी। करोड़ों नौजवानों को कांग्रेस ने संदेश दिया कि वो लंबे समय तक सरकार में नहीं आना चाहते हैं। चरण सिंह सापड़ा नेता कांग्रेस वो कह रहे हैं क्या बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन नहीं किए? कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किए थे। जब वो करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार, ये कहा गया। लेकिन ये तो हमने बता दिया, अब सियासतदान कह क्या रहे हैं, उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। जरा सुनिए इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने केवल शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बताया है कि वो कैरेक्टरलेस है, टेस्टलेस है, लॉयल्टीलेस है, इमोशनलेस है और ब्रेनलेस है। बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आप देश विरोध में उतरते हैं। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन तो वो भी हुआ था जब शहीद भगत सिंह जी ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर भी तो प्रोटेस्ट हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसी जगहों में प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तब बीजेपी के लोगों ने कॉमनवेल्थ की गेम जहां पर हो रही थी वहां पर प्रोटेस्ट नहीं किया था? जाके रिकॉर्ड देखिए। तो जब वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, मोदी जी का नुकसान करते करते भारत का नुकसान करने लगे। भाजपा को नीचा दिखाते दिखाते भारत को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। भाई मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने देश का तो सत्यानाश करने की तैयारी कर ही ली है। नौजवान परेशान है बेचारा, लोग उत्साह के अंदर चले गए होंगे, इसके अलावा क्या हो सकता है। भाजपा डर गई है कि देश समझ गया कि तुमने देश बेच दिया, देश की समझ में आ गया तुमने देश बेच दिया, इसीलिए इधर उधर के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का इस तरह से नंगा प्रदर्शन ये भारत की प्रगति का विरोध है, भारत की
तेजी से चल रही विकास यात्रा का विरोध है, ये देशद्रोह है। उन्होंने यूथ कांग्रेस के हमारे बच्चों ने जो वहां पर विरोध किया है वो निश्चित तौर से बहुत काबिले तारीफ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और निश्चित तौर से उन्होंने विरोध किया और उस वहां हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने, भाजपा के लोगों के द्वारा उनको मारा पीटा गया, पर वो निश्चित तौर से उन्होंने विरोध किया। ये जो कांग्रेस की क्रिमिनल करतूत की क्रोनोलॉजी है, ये कोई बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। ये जो डिफाल्टेड डायनेस्टी के डपोर शंकों की सोच है वो एक ही है। युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई नॉर्थ और वेस्ट की। जरा अब आप बात कर लेते हैं साउथ की, क्योंकि साउथ लिए चलेंगे इसलिए कि साउथ वाले भी तो पीछे नहीं है, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तस्वीर दिखाएंगे। साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये हैदराबाद की तस्वीर। हैदराबाद के बाद अब पुडुचेरी की तस्वीर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता डंडा लेकर एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखे हैं। ये देखिए जरा। और अब इसके बाद किस नेता ने कौन सी राय रखी, क्या उनका कहना है, ये सब कुछ आपको बता देते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हों तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटरनल मामला है। फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। अमेरिकी डील पर शिकायत वाजिब है, लेकिन आप कौन सा मंच चुनते हैं वो अहम है। एआई समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, ये मनोज झा ने कहा। और अब मायावती कह रही हैं, अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो, कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन एआई समिट में ऐसा करना चिंतनीय है। मायावती, सुप्रीमो, बीएसपी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनको आपके सामने हम सीधा रख देते हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है, सुनिए। जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता है। यूथ कांग्रेस के उन गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, वो राहुल गांधी के इशारे पे किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से बचाव कर रही है और पूरी देश की जनता इनको ब्लैक फ्लैग दिखा रही है। इनके एलाय पार्टनर भी इनको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। आरजेडी, समाजवादी पार्टी खंडन कर रहे हैं। परंतु ये दुख की बात है कि जब भी देश की बात आती है तो मोदी विरोध में, देश विरोध पर उतर आती है कांग्रेस पार्टी। चाहे कोविड वैक्सीन हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, या चाहे एआई समिट हो। तो ये तो बात हो गई पॉलिटिकल रिएक्शन की। अब बात कानून के एक्शन की, क्योंकि अब तक हुआ क्या है, जो आरोपी है उनके साथ जरा बता देते हैं आपको। क्योंकि कल एआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने वाले जो चारों आरोपी हैं, उनको कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। चार आरोपी एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं, अब उनको कोर्ट में पेश किया गया। और चारों आरोपियों से एनडीटीवी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन यूथ कांग्रेस के उन नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे सर? कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे सर? कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे भैया? कुछ कहोगे? कुछ बताओगे? कुछ बताओगे? कुछ बताओगे? कुछ कहोगे भैया? कुछ कहोगे? कुछ कहो, बोल दो यार, कुछ बोल दो। आगे आगे भैया कुछ कहोगे? कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे सर? कुछ कहेंगे?
कुछ कहेंगे सर, कुछ कहेंगे भैया। देखिए, कुछ कहेंगे भैया पूछते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन टॉपलेस प्रदर्शनकारियों पर किस तरह शिकंजा कसा है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, जब एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों की आज पेशी हुई, कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी और चारों को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपियों के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। पुलिस कह रही है कि साजिश का पता लगाने के लिए कस्टडी जरूरी है, दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करना है, चारों आरोपियों का फोन रिकवर करना है, यह पता लगाना है कि उनकी फंडिंग कहां से की गई है। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लिया था। हो सकता है कि प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी साजिश हो। प्रदर्शनकारियों ने 3 पुलिस वालों को घायल कर दिया। यह किसी भी तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं था, पुलिस कह रही है। अलग अलग राज्यों के लोग कैसे इकट्ठा हो गए? आरोपियों का एक दूसरे से आमना सामना कराना होगा। अब आरोपियों के जो वकील हैं, उनकी क्या दलील है? वो कह रहे हैं कोई हिंसा नहीं हुई थी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने भारत मंडपम में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, किसी भी वीडियो में हिंसा नहीं दिखी, एफआईआर एक राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं। तो जो आरोपी के वकील हैं वो क्या दलील पेश करें, क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं, जरा उनको सुनिए। आर्ग्यूमेंट भी सिंपल है और उस पे जो लॉ लेट डाउन है माननीय उच्चतम न्यायालय का, वो भी बड़ा सिंपल है। जो ऑफेंसेज हैं 7 साल से बिलो के हैं और उसमें रिमांड तो कहीं से बनता ही नहीं, सेटल्ड लॉ है। रिमांड अलाउ करना तो एक अलग चीज है, अलाउ भी किया और बेल भी डिसमिस करी। ये एक नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, जहां पे डिसेंट का, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है टू पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी अधिकार आज के युवाओं के पास नहीं बचा है। ये तो एक विवाद की बात हो गई। अब बात करते हैं एआई समिट के एक और विवाद की। वो है विवाद जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ। ये डॉग महाशय, देखिए पहले इनको। अब आपको याद होगा ही, यूनिवर्सिटी ने एक रोबो डॉग को खुद से बनाया हुआ बता दिया था, ये वही डॉग है। ये तस्वीर आपने देख ली। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद की चर्चा यूपी विधानसभा में भी हो गई, जहां चर्चा विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने की और सीएम योगी मुस्कुराते रहे। सुनिए, देखिए। कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां, जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां, जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। तो देखा आपने किस तरह से विधानसभा उत्तर प्रदेश में ये बातें रख दी गई माता प्रसाद पांडे की तरफ से। लेकिन देखिए, कांग्रेस की किरकिरी और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी आज लगातार दूसरे दिन कोर्ट में पेश हुए। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल वो यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में गए थे और आज उनकी पेशी महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में हुई। 2 तस्वीरें। तो कल सुल्तानपुर, आज भिवंडी। भिवंडी में राहुल गांधी पर 2014 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज राहुल उसी केस के सिलसिले में वहां पहुंचे हुए थे। तो आज फिर राहुल गांधी की पेशी हुई। पेशी में हुआ क्या क्या, आइए नजर डाल लेते हैं और क्यों उनको जाना पड़ा। देखिए, आज राहुल महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। मामला 2014 में दायर किया गया मानहानि का है। राहुल जमानत के सिक्योरिटी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने राहुल से एक नए जमानतदार को पेश करने को कहा था, क्योंकि पहले शिवराज पाटिल जमानतदार थे और उनका निधन हो गया है। अब इस केस में हर्षवर्धन सकपाल राहुल के नए जमानतदार होंगे, गारंटर। हर्षवर्धन सकपाल के बॉन्ड भरने के बाद राहुल को बेल मिल गई। राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत राजेश कुंटे ने दाखिल की है। शिकायत में राहुल पर आरएसएस के अपमान का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने 2014 के चुनावी प्रचार में आरएसएस पर टिप्पणी की थी। राहुल ने तब संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसे लेकर संघ से जुड़े राजेश कुंटे ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।
राजेश कुंटे ने दलील दी कि झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है। तो राहुल गांधी के वकील और याचिकाकर्ता के वकील दोनों क्या कह रहे हैं इस बीच, सुनवाते हैं, सुनिए। माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये केस नहीं, आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज के दिन खाली जमानत देना जरूरी था। हमने फ्रेश श्योरिटी पेश किया है और केस हम लड़ रहे हैं। हम लोग ये केस लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए। आरएसएस जैसी संगठन को बदनाम करने की एक साजिश थी, उनका पॉलिटिकल इंटेंशन था आरएसएस को बदनाम करना। न्यायालय ने सीआरपीसी के 202 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था। उस रिपोर्ट के तहत प्रोसेस इशू की गई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जब आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ तब आरोपी को जमानत देनी पड़ी। राहुल गांधी के जो जमानत ली थी, वो जमानतदार का दुखद निधन के कारण वापिस उनको भिवंडी कोर्ट में जमानत लेना आवश्यक था। भिवंडी कोर्ट में उन्होंने कानूनन प्रक्रिया पूर्ण करके आज जमानत ली। भारतवर्ष में कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। ये आज एक बार वापिस सिद्ध हुआ। और अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेशी दौरों की करते हैं, क्योंकि जापान को सीएम योगी का इंतजार है। देखिए, जापान इंतजार तो कर रहा है। अब योगी मेरठ में थे, वहां शताब्दी स्टेशन पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि कल यहां पीएम मोदी आने वाले हैं। इसलिए योगी ने मेरठ के सांसद अरुण गोविल के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया है। इसको हम अभी जापान वाली खबर पर ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मेरठ, उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है, परखे हैं अपने अधिकारियों के साथ। दिशा निर्देश भी जरूरी जो थे वो दिए गए हैं और वहां के सांसद अरुण गोविल की मौजूद। और मेरठ के बाद योगी का अगला पड़ाव था गौतम बुद्ध नगर, जहां ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने सेमीकंडक्टर यूनिट की सौगात दी। चिप बनाने वाली यूनिट की नींव रखी गई है। चलिए, अब बात जापानी दौरे की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास की रफ्तार देने में लगे हैं, लेकिन अब जेवर से लेकर जापान तक उनका यही प्लान है, क्योंकि योगी जापान जाने वाले हैं, जहां वो मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जाने से पहले ही जापानीज रंग में रंग गए हैं। जरा आपको सुनवाएंगे भी। एक बार योगी ने जापानी भाषा में कैसे वहां के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया था। कोन्निचिवा यामानाशिकेन नो गेनकाउ नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चिउंग कामी सामा गौतम बुद्धा नो सेइचिना ओतारू पूरा देशु सोए। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। साइकिल की स्पीड में और डबल इंजन सरकार की बुलेट स्पीड में यही अंतर है। योगी आदित्यनाथ के जापान पहुंचने में अब करीब 100 घंटे भी नहीं बचे, लेकिन सियासत की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो गई है। अखिलेश काशी और क्योटो याद दिला रहे हैं, तो योगी साइकिल के नाम पर पलटवार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सियासी टकराव के बीच जापान से लेकर सिंगापुर तक योगी के स्वागत की तैयारियां हो गई हैं। जेवर से जापान तक योगी अब विकास की बुलेट रफ्तार पर सवार हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का खाका खिंच गया है। अब तो बस महंत मुख्यमंत्री बड़े बड़े बिजनेसमैन को लाकर यूपी में निवेश कराने के मिशन पर काम शुरू कर चुके हैं। तो क्या है योगी आदित्यनाथ का जापान प्लान, नजर डालिए। देखिए, सीएम योगी कल से विदेशी मिशन पर निकलने वाले हैं। अपने 2 देशों के दौरे के लिए मुख्यमंत्री योगी कल रवाना होंगे। योगी 22 फरवरी को लखनऊ से सिंगापुर के लिए रवाना होने जा रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक रुकेंगे। यहां सीएम 23 और 24 फरवरी को कई बैठकों में शामिल होंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। साथ ही सिंगापुर में योगी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद योगी के दौरे का अगला पड़ाव होगा जापान। योगी जापान में भी 2 दिन यानी 25 और 26 फरवरी को रहेंगे।
यूपी में जापानी कंपनियों से निवेश कराने के लिए सीएम कई बैठकें करेंगे। इस दौरे में योगी आदित्यनाथ का ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस रहने वाला है। जापान के यामनाशी में ग्रीन हाइड्रोजन की फैक्ट्री में भी जाएंगे। इसके अलावा दूसरी फैक्ट्रियों में जाकर उनका कामकाज समझेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की कुछ इकाइयां यूपी में आएं। इसको लेकर निवेशकों को सहूलियत देने का भी प्रस्ताव देकर यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जापान की हाई स्पीड ट्रेन की सवारी भी करने वाले हैं। इसके अलावा जापान के श्रीराम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। दरअसल योगी पहली बार जापान के दौरे पर जा रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा है, क्या योगी विदेश में भी भगवा में ही नजर आएंगे? यह सवाल है। यह तय है कि जापान सिंगापुर दौरे पर भी योगी संत के पहनावे में ही रहेंगे। वैसे जापान के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यह सब कुछ आपको हमने बताया दौरे को लेकर। लेकिन सुनिए, आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे योगी जी की जमकर तारीफ कर दी और योगी ने क्या कहा, सुनिए। सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को, यूपी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हम सब ने उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल और स्पीड के साथ जोड़ने का जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम हमें यहां पर जमीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जापानी धरती पर योगी के कदम रखने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें काशी और क्योटो की याद दिला रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि अखिलेश और योगी कैसे वार पलटवार कर रहे हैं। यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी वो हैं जो दूसरों का दुख समझे या फिर माया में रहकर माया से दूर रहे। केवल कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता और ना केवल भगवा पहनने से योगी बन जाता है। योगी जी जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइए, ताकि पता चल सके कि वाराणसी क्योटो क्यों नहीं बन पाया। जापान से विरासत और शहरों को बचाने का सबक लेते आइएगा। वैसे चलाचली की बेला में वो जापान का क्या अध्ययन कर लेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का सिर्फ मनसुख पर्यटन है और कुछ नहीं। वैसे वनस्पति के अध्ययन का फायदा वो अकेले उठाएंगे या अपने अध्ययन को करीबियों से भी साझा करेंगे। ये अखिलेश यादव ने हमला बोला, तंज कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? सीएम योगी ने अखिलेश पर बिना नाम लिए हमला बोला। ग्रेटर नोएडा में कहा, इस इलाके में जहां पहले गोलियां चलती थी, पिछली सरकारों में यहां लोग शाम को घर से नहीं निकलते थे क्योंकि गोलियां चलती थी, अपहरण अराजकता होती थी। लेकिन आज जेवर प्रदेश ही नहीं, देश का गहना पहनकर उभरा है। इससे पहले योगी ने कहा था, हमने जाति और मजहब नहीं देखा, जनता का कल्याण और राज्य का जो विकास है उसकी प्राथमिकता में उसे रखा है। पहले डर से कोई यूपी में निवेश नहीं करता था, हमने यूपी में नौकरी और निवेश के नए रिकॉर्ड बनाए। यूपी को बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में लेकर आए। हमने यूपी की जीडीपी को 13 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाया। यूपी को $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, यह लक्ष्य है। और सीधा अब आपको हम सुनवाएंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दोनों को सुनिए। माया में रह के माया से दूर हो, वो योगी है। दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। वस्त्र पहनने से, कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की। उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक ज्वाइंट वेंचर, जिनका यहां पर यह प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट स्थापित होने जा रही है, ये वही क्षेत्र है। विजन की बात है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और व्यवस्था का आलम किस कदर था
कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। देखिए, वार पलटवार तो हमने सुनवा दिया। अब वार पलटवार के बीच योगी को लेकर एक ट्रेन खूब सुर्खियों में, चर्चा में। ये है वही जापानी ट्रेन जिसकी रफ्तार देखने खुद योगी जा रहे हैं। अब आपको इस ट्रेन के बारे में जो इसकी खासियत है बता देते हैं। जापान में योगी जिस ट्रेन में सफर करेंगे उसका नाम है मैग्लिक। यह खास ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है या कहीं उससे भी ज्यादा। भारत में चलने लगे तो 1 घंटे में योगी लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएंगे या कोई भी, जबकि लखनऊ से दिल्ली की हवाई यात्रा में 1.25 घंटे का वक्त लगभग लगता है, 1 घंटे 15 मिनट। योगी जापान में रेल की इस नई तकनीक और क्रांति को जानेंगे। वो इस हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ट्रेन में बैठकर 50 किलोमीटर जाएंगे, फिर 50 किलोमीटर वापसी होगी, 100 किलोमीटर हो गए। अब देखिए, ये आपको हमने अपडेट कर दिया। अब योगी तो करीब 100 घंटे बाद जापान पहुंचेंगे ही, लेकिन उनका वहां बेसब्री के साथ किस तरह से इंतजार हो रहा है, जरा देखिए, सुनिए। तो योगी जी, हमें पता चला कि आप जापान आ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। यहाँ टोक्यो में, जापान में राम मंदिर बांधों के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब आ रहे हैं तो ये एक छोटी सी मन में इच्छा सी है कि अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल सके राम मंदिर बांधो आके, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो योगी जी, अगर आप राम मंदिर बांधो आ सके, हमें आपका आशीर्वाद मिल सके, तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए, योगी आदित्यनाथ की बात कर ली हमने, उत्तर प्रदेश की बात कर ली और जापान यात्रा की बात कर ली। अब बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, समझिए। थोड़ी देर तस्वीर देख लीजिए, फिर आपको अपडेट कर रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर के आदेश। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका है। कथित बाल यौन शोषण मामले में एफआईआर के आदेश जारी हुए हैं। प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। आशुतोष ब्रह्मचारी ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया। दोनों नाबालिगों के बयान भी अदालत में दर्ज हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर एफआईआर होगी। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे फर्जी मुकदमा करार दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। वो चाहते हैं कि इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई हो। आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है कोर्ट के फैसले के बाद शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा क्या है, सुनिए। कोर्ट ने जो नाबालिग बटुक थे उनके साथ यौन शोषण का जो मामला था, अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों के द्वारा घिनौना कार्य किया जाता था। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव सीडी देखने के बाद यह तथ्य सामने आया माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। सनातन के जो नाम पर कालनेमी भगवा चोला पहनकर बैठे हैं, उनकी आज माननीय न्यायालय ने आदेश जारी करके पूरा साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों को मठों में नहीं जेलों में आवश्यकता है। वो व्यक्ति जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनका शिष्य है, तो जो स्वयं हिस्ट्री सीटर है, जिसने जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल करके उगाही की है, लोगों को धमकाया है, चमकाया है, जिसका यही काम है, ऐसे लोगों को शिष्य बनाते हैं और शिष्य बना करके उनका ये उपयोग करते हैं। उन धर्माचार्यों से तो आप लोग नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो पोषित लोग हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय जल्दी से जल्दी इस पे गवाही साखी करा के निर्णय करे
ताकि गलत आरोप लगाने वालों को सजा हो सके, लोगों को न्याय में विश्वास आ सके कि देखिए ये परीक्षण कर लिया गया और परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी कर लिया गया। और अब बात ट्रंप टैरिफ की, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इस टैरिफ को यानी ट्रंप की टैरिफ को लग गया है बड़ा झटका, और इस पर भारत पर असर क्या डालेगा ये आइए समझते हैं। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो ट्रंप ने कुछ ही घंटे में 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। अब इससे भारत पर क्या असर होगा समझिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से ट्रंप के इस टैरिफ को अवैध करार दे दिया। इसके बाद दुनिया भर में इसका जोरदार स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। और देखिए, 3 घंटे बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को गलत करार दिया, जजेस के खिलाफ टिप्पणी की और एक बड़ा फैसला सुना दिया। I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया, अमेरिकी कानून का हवाला दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत को दिखाना चाहा। Okay. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है एक्स पर, ये पूरा पढ़िए लब्बो लुबाब, ये कि 10% टैरिफ कर दिया। और देखिए, ये भी आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। कहना उनका क्या है सुनवाते हैं, सुनिए देखिए। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off, and it's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political move. सुप्रीम कोर्ट के झटके के 3 घंटे बाद ट्रंप ने फैसले को गलत ठहराया। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का टैरिफ अवैध हो गया था, लेकिन ट्रंप ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे 10% कर दिया। भारत अमेरिका डील में 18% टैरिफ पर सहमति बनी थी। सवाल यह है कि ट्रंप के नए फैसले के बाद अब क्या होगा। धमकी में आकर हमने टैरिफ ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि जहां हम 3% टैरिफ देते थे, वहां अब हम 18% टैरिफ देने लगे। पर भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए सफलता के साथ आगे बढ़ता रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग काल्पनिक कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद हो चुके हैं। तो टैरिफ रद्द होने के बाद भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए टैरिफ को रद्द कर दिया। दुनिया भर के देशों पर ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ लाद दिए थे। अमेरिकी कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ही ट्रंप भी फिर से सामने आए। ट्रंप ने एक बार फिर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। डील के मुताबिक भारत को 18% टैरिफ देना था पहले, अब इसके बाद भारत पर टैरिफ 18% से 10% रह जाएगा। ट्रंप ने कहा भारत के साथ ट्रेड डील पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टैरिफ 18% ही रहेगा। भारत अमेरिका समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। इस डील पर मार्च में हस्ताक्षर होने हैं। अप्रैल से यह समझौता पूरी तरह लागू हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 10% टैरिफ ही देना होगा। ट्रंप का यह फैसला 150 देशों पर होगा, लेकिन भारत के साथ समझौता हो चुका है। अब साथ ही इस पर अभी कई दौर की वार्ता भी होनी है। इस वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ पर सस्पेंस अभी है। ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी। मोदी को महान और स्मार्ट इंसान बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब सीधा उन्हीं को सुनवा देते हैं कि वो पूरी उन्होंने बात क्या कही है, जरा सुन लेते हैं, सुनिए। Prime Minister Modi is a great भारत के साथ समझौते में कुछ भी नहीं बदलेगा। वे हमें टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे। भारत के साथ डील यही है कि वे टैरिफ देंगे, पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार और समझदार नेता हैं। वे अमेरिका के साथ सौदे में बहुत स्मार्ट थे। इससे हमें नुकसान पहुंच रहा था। अब हमने एक निष्पक्ष डील की है। हमने इसे थोड़ा पलट दिया है। लेकिन कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कहा क्या था, बता देते हैं आपको कि कोर्ट ने क्या कहा था और ट्रंप ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, यह भी जरूरी है। अब जरा समझिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दोबारा झटका दिया था। दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 9 जजों की बेंच बैठी थी और 9 जजेस की बेंच ने 6-3 से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति नहीं है,
उनके पास टैक्स थोपने की असाधारण शक्ति नहीं है। अगर संसद ऐसी शक्ति देना चाहती तो कानून में इसका साफ जिक्र होता। इतने बड़े आर्थिक फैसले बिना संसद की अनुमति के संभव नहीं। ट्रंप ने टैरिफ लगाने में अपनी कानूनी सीमा पार की है। ट्रंप के खिलाफ 12 राज्यों में मुकदमा किया गया था। अमेरिका के कई छोटे कारोबारियों ने भी अपील की थी कि निचली अदालत ने ट्रंप के फैसले को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप प्रस्तुत हुए, सामने आए। टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की आलोचना की। कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। ट्रंप ने कुछ जजों को कलंक तक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर बता दिया। ट्रंप ने 10% जो टैरिफ है, ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, यहां तक कह दिया। राष्ट्रपति के मिले अधिकारियों के जरिए लागू कर सकता हूं। ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत 10% टैरिफ लगाया है। यह अमेरिका के कानून का एक हिस्सा है। इसके तहत राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर टैरिफ लागू कर सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। सुनिए। All national security tariffs under Section आज हम 10% ग्लोबल टैरिफ पर दस्तखत कर रहे हैं, 301 tariffs. They're existing. जो हमारे पहले से लगाए सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त होगा। Fully in place. हम दूसरे देशों और कंपनियों की अनुचित व्यापार को लेकर भी जांच शुरू कर रहे हैं। Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122. लेकिन अब तक अमेरिका टैरिफ में भारी भरकम रकम वसूल चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद इसका क्या होगा। आपको बता दें कि ट्रंप की टैरिफ के बाद अमेरिका ने $200 अरब टैक्स कमाया है या वसूला है। मतलब अमेरिका ने 17 लाख करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। कोर्ट के फैसले के बाद इस भारी भरकम रकम का क्या होगा। अमेरिकी कोर्ट ने इन पैसों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। ट्रंप ने भी 17 लाख करोड़ पर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कोर्ट ने $200 बिलियन पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में अमेरिका इन पैसों को आयातकों को नहीं लौटाएगा। दरअसल कुछ छोटी कारोबारियों ने कोर्ट में अपील की थी कि अब पैसा वापसी को लेकर निचली अदालत फैसला लेती है। ऐसे में पैसा वापस चाहने वालों को याचिका लगानी होगी। ट्रंप ने कहा कि यह मामला अब कोर्ट में 4-5 साल तक चल सकता है और ऐसे में इस वसूले गई राशि की वापसी की राह आसान नहीं। कोर्ट ने रिफंड की प्रक्रिया को लेकर एक नोट लिखा है। इसके मुताबिक रिफंड की प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है। साथ ही इससे अमेरिकी खजाने पर भारी दबाव पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ट्रंप के इस फैसले पर। इससे भारत को फायदा या नुकसान, सुनिए। वे से फिर वही चीज अचीव करना चाहेंगे। तो एक तो ट्रंप ने करा है कि 10% एक ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दिया है कल रात को, और ये 10% होगा ओवर एंड अबव जो एग्जिस्टिंग टैरिफ पे कर रहा है कोई भी देश, उसके ऊपर 10% ऐड होगा ये। तो पहले तो मेरे ख्याल से एक गलत फहमी या सही फहमी हमें क्लैरिफाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसके बाद भारत पे 10% टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ये टैरिफ लगेगा जो हम पे ऑलरेडी टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर। बट बाकी यही सिचुएशन होगी दुनिया भर में। सारे ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया का जो आप 2 महीने पहले का जो देखेंगे, एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में थे हम, कि हमारा सबसे ज्यादा एक टैरिफ था 50% का। वो वाले डिफिकल्ट सिचुएशन से तो हम उभर के आ गए हैं। और अब आपको बताते हैं कैसे हिंदुस्तान कई देशों से ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंक फैलाने में लगा हुआ है लगातार, क्योंकि हाफिज की दिल्ली दहलाने वाली साजिश सामने आई है। जी हां, 4 महीने पहले ही दिल्ली को आतंकवादियों ने दहलाया था। तब डॉक्टर्स ने साजिश करके धमाका कराया था। व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स, जिनके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। और अब कुछ वैसे ही साजिश हाफिज सईद का संगठन लश्कर तैयबा रचने में लगा हुआ है, और उसके निशाने पर दिल्ली का लाल किला और उसके आसपास के मंदिर और बाजार। हाफिज सईद इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी में आत्मघाती हमला हुआ था। मस्जिद को उड़ा दिया गया था। इसके पीछे हाफिज और मुनीर को भारत का हाथ होने की आशंका है, इसलिए वो बदला लेने की फिराक में है। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जरा देखिए, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, लेकिन आतंकी हाफिज सईद ऐसे ही आईडी ब्लास्ट दिल्ली में कराना चाहता है। ये देखिए,
तो आतंकवादी साजिश रचने में लगे हुए हैं या कर रहे हैं, लेकिन फोर्स हमारी भारत पूरी तरह तैयार है। हाफिज के आतंकी मंसूबों को फेल करने, उसे ध्वस्त करने के लिए दिल्ली में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। बैक चेक कर देने का तो जो खुलासा हुआ है उसको लेकर एक्शन प्लान क्या है? देखिए, त्योहारी सीजन में देश पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़े आतंकवादी हमले का इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक लश्कर ए तैयबा दिल्ली में अटैक की फिराक में है और खासतौर पर धार्मिक जगहों और भीड़ वाले इलाके टारगेट पर हैं। जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक लाल किले के पास धमाके की साजिश है। हाफिज के आतंकवादियों के निशाने पर पुरानी दिल्ली के इलाके हैं। चांदनी चौक के मंदिरों को टारगेट किए जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के आतंकी आईडी धमाका कर सकते हैं, ब्लास्ट। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद इसलिए हमले की साजिश रचने में लगा हुआ है क्योंकि 6 फरवरी को इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, उड़ गया था वो, जो आईएसआईएस ने कराया। लेकिन हाफिज और आईएसआई इसमें भारत का हाथ मान रही हैं। उसी का बदला लेने के लिए हाफिज दिल्ली में धमाका कर सकता है, उसकी तैयारी है। खुफिया रिपोर्ट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट मोड पर। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। दिल्ली की धार्मिक, ऐतिहासिक जगहों और व्यापारिक केंद्रों पर सुरक्षा काफी चाक चौबंद है, बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। भीड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में वाहन आने जाने वाले और बैग की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के निर्देश हैं कि खुफिया इनपुट को गंभीरता के साथ लें, तैयारी उसी हिसाब से लें। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है और साथ ही अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और हमेशा अलर्ट रहें, सतर्क रहें। हमारे संवाददाता शुभांग ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, एक आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। जो फेमस यानी कि मशहूर मंदिर हैं, उन पर आईडी हमलों की अब ताक लगाकर बैठा है। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर को अब जो रास्ते हैं वो एक साइड से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अर्धसैनिक बल है उनकी भारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। पूरे इलाके को जो बैरिकेड है वो किया गया है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं क्योंकि आज की एक और बड़ी खबर है और बड़ा सवाल कि क्या सच में अजीत पवार साजिश का शिकार हुए। देखिए, सवाल इसलिए कि आपको हम बारामती में हुए विमान हादसे की तस्वीर पहले दिखा देते हैं। 28 जनवरी को यह हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार समेत फ्लाइट में सवार 5 लोगों की जान गई थी। ये सीसीटीवी, ये हुआ जोरदार ब्लास्ट। और इसको लेकर रोहित पवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, अब आपको बता देते हैं। अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार, इन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा और तस्वीरें दिखाई। उन्होंने बारामती में अजीत पवार के विमान हादसे पर कहा कि दुर्घटना के समय सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर पेट्रोल के डिब्बे थे। उन्होंने विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी शक जाहिर किया क्योंकि कहा गया कि अत्यधिक गर्मी से ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया। रोहित पवार ने हादसे में साजिश का अंदेशा जताते हुए कहा, यह राजनीतिक या व्यवसायिक साजिश हो सकती है, ऐसे में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लेन क्रैश को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। सीधा हम सुनवा देते हैं रोहित पवार को, सुनिए जरा। इस मंत्री की जीडीपी, इस पक्ष की कि ये जो पद है एविएशन मंत्रालय का वो वहां पे छोड़ दिया जाएगा। और मोदी साहब को मुझे ये भी कहना है कि आपको और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, शाह साहब के और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। चलिए, इसी के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं, इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आज का ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत आभार और बहुत नमस्कार, ध्यान रखिए।